आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स का डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस में स्वागत है। आज है 6 अप्रैल 2026 और 6 अप्रैल की वह कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस के प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब मैं पीसीएस की बात करता हूं तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहीं के पेपर को प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके यूपीएससी के जो पेपर हैं यहाँ पर एनालिसिस करके ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मेरा नाम है दीपक। देखिए, इस क्लास की क्या खासियत है जो स्मार्ट अप्रोच से आपके लिए बनाई जा रही है, पढ़िए इन्हें। ना कचरा पढ़ना है, ना पीएचडी करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है कि अधिक से अधिक गुमराह करके जितने से जितना पैसा लिया जाए और कुछ भी दे रहे हैं। मतलब ना सिलेबस, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस उनको जितना है बुक में सब निकाल के रखना है। तो हमें तो बस सिलेक्शन लेना है, पीएचडी यहाँ नहीं करनी है। देखिए, पीएचडी करनी है तो आपको चाहिए रिसर्च करिए, है ना, नेट क्वालिफाई करिए, पीएचडी करिए। 21 सटीक एमसीक्यू होंगे जो सीधे आपको एग्जाम हॉल वाले सवाल होंगे। मतलब प्रैक्टिस आपकी ऐसी होगी कि आपको अंदर से ही फील आ जाएगा कि यार सच में एग्जाम हॉल में ऐसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। और साथ ही साथ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ करंट ही पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी का बेसिक व्याख्या में मिलेगा, कथनों में भी मिलेगा। हमारी इस डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस सीरीज का केवल क्या है, एक ही मंत्र है जो हमारे प्रिय स्टूडेंट्स याद रखें, नो पीएचडी। ठीक है, स्ट्रिक्टली हम सिलेबस को फॉलो करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे और ट्रैप आपको ये जरूर बताएंगे कि एग्जामिनर आपको इस टॉपिक से किस ट्रैप के जरिए क्या कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं कि आपका पढ़ा हुआ भी गलत हो जाए। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों से भी कहिए। साथ ही साथ अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह लिंक शेयर करिए, क्योंकि अगर जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को ग्रोथ होगी, वॉच टाइम बढ़ेगा, उतने ही जल्दी यहाँ 10 ऑप्शनल सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक जो कि प्री और मेंस के नोट्स आपके एक सब्जेक्ट के 65 से 70 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे। 10 ऑप्शनल वो पढ़ाए जाएंगे जो टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। साथ ही साथ सीसेट भी बहुत स्मार्ट अप्रोच से होगा, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच से। और ये सब करने के लिए टीचरों की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को अधिक से अधिक आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है और अधिक से अधिक आपको भी अच्छे से देखना है कि पूरी क्लास है स्मार्ट। आपको कोई यहाँ लेबर मेहनत नहीं करनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। आज की न्यूज द हिंदू से पॉलिटी, जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं, ये आपके गवर्नेंस का पार्ट है। GS2 में जाएंगे, गवर्नेंस है। अब गवर्नेंस सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा इस चैनल पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पॉलिटी मेरे द्वारा चलेगी, इकोनॉमी भी मैं पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपको पबेट में समझते हैं आप लोग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट हो गए। करंट मेरे द्वारा ही कवर होगा हमेशा, करंट और कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा इस चैनल पर। और साथ ही साथ आपको जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर नेक्स्ट क्लास जो पॉलिटी के बाद लाऊंगा वो गवर्नेंस की लाऊंगा। और उसके बाद इस क्लास में एक चीज़ और ऐड होगी कि एनसीईआरटी में सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू कराऊंगा, एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग। और एनसीईआरटी के मेरा टारगेट है क्वेश्चन का 10,000 क्वेश्चन। मतलब आपको 2,000 की सीरीज तो मैं करा ही रहा हूँ, 2,000 एमसीक्यू की। साथ ही साथ डेली 21 करा रहा हूँ, तो 7,000 तो ये हो गए। ठीक है, 10,000 ये हो गए, 17, 18, 19, मतलब
20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। आप बताइए आप कौन सा फ्री आपका रुक जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। इस टॉपिक से पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे कोई कथन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया गया है। और ये पीसीएस में ज्यादा उम्मीद है आने की, हाँ, पर यूपीएससी कभी कभी घूम जाए, इसलिए आप यूपीएससी वाले भी इसको ध्यान से पढ़ें। बताएं, जो टोटलाइजर मशीन है जो हाल ही में चर्चा में रही है का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए ये यूपीएससी का ट्रेंड है कि भाई बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और देखिए आपको सभी सही लगेंगे अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, तो इसे छोड़ के 3 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका जो है बी आंसर बिल्कुल सही है। बी आंसर इसलिए सही है कि बूथवार मतदान के रुझानों, जो पहले रुझान बता देते ना कि यहाँ पर रुझान लगता है कि सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट गए हैं, रुझान लगता है, न्यूज वाले बताते मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा करना। इसका मतलब टोटलाइजर मशीन का उद्देश्य यह है। व्याख्या जरूर पढ़िएगा, है ना आप लोग। देखो यहाँ पर मैंने बता दिया है एग्जामिनर का ट्रैप क्या है, क्योंकि ठीक है, और आप यहीं पर क्या होंगे, गुमराह हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर बता दीजिए इस तरीके से पेड क्लासेस भी कोई नहीं पढ़ाएगा आपको किसी चैनल पर भी इस तरीके से कि बताना कि ये द हिंदू से है, ये सब्जेक्ट इससे लिंक है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू कराना, एमसीक्यू कराने के बाद ये बताना कि एग्जामिनर का ट्रैप कहाँ आ सकता है। इतनी चीज़ें कोई कराए तो बताइएगा। और ये चैनल हमेशा फ्री रहेगा, बस आप लोगों का सहयोग होता रहेगा और सब्जेक्ट स्टार्ट होते रहेंगे। बस इतना सा है इस चैनल में और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमिक डिजिटल करेंसी। देखिए आपके जब आप जीएस पेपर 3rd में जाएंगे, जो आपका इकोनॉमिक्स है उसमें आप पढ़ेंगे डिजिटल सिलेबस में, डिजिटल करेंसी के ऊपर क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। आपको क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में आसान, पर थोड़ा सा है चेंज। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। देखिए प्रोग्रामेबिलिटी, ये जो शब्द है ना, फीचर के संदर्भ में आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर। कथन आ गया है तो जो मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ 3 बातें बता देता हूँ। पहले तो ये चेक करना है कि गलत पूछा है सही, यहाँ देखिए यहाँ देखिए, वरना 5 से 6 क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में गलत कराएंगे पढ़े हुए भी। कथन पर 100% होनी चाहिए सियोरिटी, वो आपको आएगी 5 से 6 माह में। आप लगातार क्लास देखेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगी। अच्छा खासा आत्मविश्वास आ जाएगा। सबसे बड़ा होता है शब्दों का हेरफेर, वो आपको एग्जामिनर ट्रैप में मैं बताता रहूँगा, है ना, और यही सबसे बड़ा मानक है। और उसके बाद 90% केसेस में कुछ शब्द गलत होते हैं, जैसे केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, लगातार, पर यही शब्द जिनका मैंने नाम लिया है 10% केस में सत्य होते हैं। जहाँ सत्य होते हैं मेरी क्लास के माध्यम से इन्हें कवर कर लिया जाएगा। तो कथन 1 है आपके सामने, इसके माध्यम से सरकार विशिष्ट उद्देश्य, देखो इस शब्द को याद रखना, विशिष्ट उद्देश्यों जैसे कृषि सब्सिडी हुई, या मान के चलिए कहीं सब्सिडी देना है किसी क्षेत्र में के लिए धन का उपयोग सीमित कर सकती है सरकार। इसके माध्यम से सरकार विशिष्ट उद्देश्यों जैसे कृषि सब्सिडी के लिए धन का उपयोग सीमित कर सकती है कि भाई आप इतना निकालिए, इतना यूज करिए, फिर इतना निकालिए, इतना, फिर इतना निकालिए, इतना, इतनी किस्तों में इस तरीके से यूज करना है, पैसा आपके अकाउंट में है। बात बिल्कुल सत्य है, सरकार याद रखना, ठीक है। ये 2 शब्द याद रखना, यहीं से गुमराह किया जा सकता है। ई रुपी कि इस फीचर के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। बताइए अब देखिए यही मेरे क्लास का आपको लाभ मिलेगा। सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिए, यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं और ऐसी ही लाइन डाल देते हैं, टेप देंगे ऐसी लाइन। अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको लगेगा कि यूट्यूब पे मैंने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पढ़ी तो थी और क्लास भी देखी 1-1.5 घंटे की,
पर वो क्लास मैंने देखी थी 300 दिन पहले, एग्जाम है आज। इतनी बारीकी में मुझे को याद ही नहीं आ रही है। पर हाँ, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, और जब इन्हें आप लगा रहे हो मेरे साथ, तो ये आपको ये बात याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। मैं ये नहीं कहता 1 साल 2 साल के लिए, हमेशा याद रहेगा। क्यों? यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आप भी गलती करोगे, चीज़ें करोगे। जब इंसान से एक बार गलती हो जाती है तो वह संभल कर चीज़ें करना शुरू कर देता है। ये बात मेरी याद रखिएगा। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, कोई गड्ढा है, एक बार गाड़ी गिर जाएगी, पर उस सड़क पे दोबारा जाओगे, याद रहेगा ओ यहाँ गड्ढा है, यहाँ से निकल लेता हूँ। तो सेम ऐसे ही प्रैक्टिस होती है। इसलिए कहता है, जो देखिए प्री उसी का लिख लेगा जो, मैं सच बताऊं, 15 से 20 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। बाकी सब मोह माया है, करते रहना भी बड़ा मुश्किल है आपका। सी सेट लगाओ, 15 से 20 हजार क्वेश्चन लगा लो, साथ ही मेंस के 6 से 7 हजार आंसर राइटिंग जो मुझे कराना है वो कर लो। प्री मेंस दोनों निकल जाएगा। इंटरव्यू के लिए द ग्रेट लाइफ शो मेरे चैनल पे शुरू किया गया है, द ग्रेट लाइफ। अभी मत सोचना कि उसमें पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं दीपक सर, पता नहीं कौन सी, क्या दीपक सर की जिंदगी से जुड़ी बात। देखो ऐसा मत सोचना। मैं आपको बताऊं, उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, चीजें क्लियर होंगी, एक सोसाइटी को देखने का नजरिया होगा। द ग्रेट लाइफ शो मिलेगी प्लेलिस्ट, वहां देखिएगा। वहां पर वीक में आप ये मान के चलो 1 से 2 क्लासेस अपलोड होती रहेंगी उसमें। यह मुद्रा एक निश्चित समय सीमा के बाद एक्सपायर होने के लिए भी प्रोग्राम की जा सकती है। देखो है नहीं, की जा सकती है ना। इस शब्द पे याद रखना। यहाँ पे लिख देगा कि प्रयोग प्रोग्राम ऐसा ही है, मतलब हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी, नहीं, की जा सकती है ना। देखो सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में, बताइए इसका आंसर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन है। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत गंगा नदी में साउंड बेस्ड सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया गया। गंगे डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन के बारे में क्या सही है, बताइए क्या सही है। जो मैं 90% शब्द कहता हूँ सीधे गलत हैं, इसमें वही पूरा पूरा सही है। 10% मामले में वाला है। देखो इसमें ये सत्य है, यह एक तो केवल मीठे पानी में जीवित रह सकती है, और पूरी तरह, देखो जो मैं बोलता हूँ ना, पूरी तरह केवल अंधी होती है। ये बात बिल्कुल याद रख लेना प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी। और देखो ये याद रख के जाना है, ठीक है। मान के चलो कथन बना दिए, ये भी याद रखना है। तो भी आपको मैं क्यों कहता हूँ व्याख्या पढ़ो। मान के चलो यहाँ पे मैंने ऐसे पूछ लिया, एग्जाम ने कहा नहीं यार, थोड़ा सा एक काम करते हैं, कथन बना देते हैं इस पे, पर पूछा ऐसे ही जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। पर एग्जामिनर का माइंड आ गया, तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। क्या जाता है, एक बार पढ़ लो ना यार। लुसाका, लुसाका प्रोटोकॉल, जो हाल ही में समाचारों में देखा, किस क्षेत्र में शांति स्थापित करने से संबंधित है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, यूपीएससी और पीसीएस वालों, क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं? आप करंट अफेयर में छोड़ देते हो, आप क्या पढ़ रहे हो, द हिंदू, बस लगे पड़े हो। द हिंदू, द हिंदू, द हिंदू, मैगजीन मैगजीन मैगजीन। एग्जामिनर की टीमें बनी हुई हैं, वो 10 से लोग मेंबर बैठे हैं, कोई एआईआर फॉलो कर रहा है, कोई द हिंदू, कोई पीआईबी, कोई कहीं। लीजिए एआईआर से न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशन से सब्जेक्ट है, बताइए। यहाँ सब कुछ कवर किया जाएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाती। जो अंगोला गृह युद्ध है, लुसाका प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है। टाइम्स ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक, हेल्थ, बताइए। जो कार टी सेल थेरेपी है, जिसे भारत में हाल ही में मंजूरी मिली है, मुख्य रूप से किस बीमारी के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। आप क्वेश्चन देखिए, कितने प्यारे क्वेश्चन है। आप खुद देखोगे, आप खुद कहोगे कि वाह, इस तरीके से वास्तव में सीधा एग्जाम हॉल में ही मिलते हैं हमें देखने को। इस तरीके से तो टेस्ट सीरीज जो हम महीने 1 महीने पहले लगाते हैं, वहां भी हमें नहीं देखने को मिलते।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से हर चीज को एनालिसिस किया जाता है कि एग्जामिनर इस पे क्या बना सकता है। देखो, जैसे इरेबस पर्वत है, अभी मैपिंग का क्वेश्चन है आपकी ज्योग्राफी का, द हिंदू से है, और यूपीएससी तो मैपिंग पे तो बहुत ध्यान देती है, और अपने पीसीएस जो हाल ही में क्या लिखा है, गोल्ड डस्ट, सोने की धूल उगलने के कारण चढ़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम आपको ऐसे ही लिख के दिया जाएगा, सेम मैं कहता हूँ, एक लाइन भी चेंज नहीं होगी इसमें, सेम ऐसे ही लिखा मिलेगा। बताइए, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन एक्सप्रेस हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है। बताइए, इस तरीके से कोई आपको बताएगा? अब आप देखिए, अभी तक आपने क्वेश्चन लगाए हैं कितने, 6। आपने द हिंदू की भी न्यूज पढ़ ली, पीआईबी की भी पढ़ ली, इंडियन एक्सप्रेस की भी पढ़ ली, और कौन सा था आपका, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी देख ली, ऑल इंडिया रेडियो भी देख लिया। कितने सोर्स हो गए अभी हमारे, 6। अभी अभी आप और नीचे देखिएगा, मतलब 7 से 8 सोर्सेज हैं, वो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, है ना। अब आप कहीं न्यूज पढ़ने जाओगे, वो सिर्फ द हिंदू पढ़ा देंगे, ना उसमें हिस्ट्री आपको मिलेगी, ना इंटरनेशनल रिलेशन मिलेगा, ना मैपिंग मिलेगी, ना इसकी कुछ नहीं मिलेगा। 4 न्यूज, 2 घंटे 1.5 घंटे आपका खाएंगे उसी पे चर्चा कर करके, ऐसे नहीं चलता है ना। बाइकॉम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, हिस्ट्री का एनसीईआरटी बेस्ड में कॉन्सेप्ट डाला गया है ना। बताइए इसका आंसर, सही पूछा है। यह आंदोलन केरल में मंदिर प्रवेश और अस्पृश्यता के विरुद्ध था, बात सही है। एबी रामास्वामी पेरियार ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, ये बात भी सत्य है। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया क्योंकि यह एक धार्मिक मुद्दा था, ये बात गलत है। किया, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अनुवाद टूल का प्राथमिक कार्य क्या है? पीआईबी साइंस स्पेस से जुड़ा हुआ, आपके सिलेबस में स्पेस जो दे रखा है वहां से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। विभिन्न भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री का अनुवाद करना। देखिए, अब जैसे अनुवाद आया था पीआईबी में, क्या इस पे यूपीएससी या पीसीएस कथन बनाएंगे? बताइए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट ऐसे ही पूछी जाएंगी, तो यहाँ पे इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कहाँ कथन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, कहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है, वैसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे आप ये देखिए, इस पे कथन ही बनेगा, ठीक है, पर इसका जो कथन है, आप इससे एक से या 2 वीक पहले की क्लास देखिएगा। इससे मैं कथन बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ मार्च पे। किसके द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। टाइम्स ऑफ इंडिया, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, जलवायु से है क्वेश्चन। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो कई बार करा चुका हूँ, डायरेक्ट एंड समारोह, डायरेक्ट आंसर लगा दो यार, कई बार न्यूज में आ चुकी है, कई बार पढ़ा चुका हूँ। बताओ, इसके मैंने शॉर्ट फॉर्म भी आपको कई बार बताया याद, अपना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ मणिपुर कर देगा वो याद मत रखना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, तरीके से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, द हिंदू एडिटोरियल फिजिकल फटलिज्म, ये आपके सिलेबस का पार्ट है ना, जीएस पेपर 2 का। बताइए इसका आंसर। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में जो राजकोषीय अंतर और हस्तांतरण मापदंडों पर विचार कीजिए। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा पेपर में, सेम। उस दिन मेरी याद जरूर आई, मेहनत कर लेता हूँ मैं उनके साथ। बताइए इसका आंसर। वर्टिकल इम्बैलेंस का तात्पर्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक आवंटन और उनकी व्यय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन से है। चलिए, हॉरिजेंटल
वॉल्यूलेशन में आय की दूरी मानदंड का उपयोग केवल उन राज्यों को दंडित करने के लिए किया जाता है जिनके प्रति व्यक्ति आय अधिक है। वित्त आयोग एक, देखो अगर पकड़ने वाला आदमी है, पकड़ लिया, एक तो पकड़ ही लिया। बताइए, फाइनेंस कमीशन क्या एक वैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है? अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। बताइए, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, अब बताओ वर्टिकल और हॉरिजेंटल में। मैं बताता हूं, इसका सिर्फ एक आंसर सही है, तो एक तो मैंने काट दिया। अब इन दो में आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, जितनी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो। वर्टिकल इनवैलेंस का तात्पर्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक, देखिए, कि व्यय जिम्मेदारी के बीच असंतुलन से है। हॉरिजेंटल, बताइए, सोचिए आप एग्जाम हॉल में हैं और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, एक तो आपने गलत कर दिया, आप क्या करोगे? मैंने तो एक बता दी, आप इनमें से किसको कैसे मापो, किस पैमाने पे नापोगे? जो पैमाना मैंने बताया उस पैमाने से कैसे नापोगे? नहीं, इतना नहीं गुमराह करना है। देखो, ये क्यों गलत था, देखिए, समझ रहे हैं आप? ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से, देखो इस क्वेश्चन को मैं क्यों बोल रहा था, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको, देखो अभी क्या मैं आंसर बताता जा रहा हूँ, अभी आपको इतना लग ही नहीं रहा कि अरे हाँ यार इजी क्वेश्चन होंगे क्या, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको मैंने छोड़ा, आपका हाथ छोड़ा। कैसा लगा? ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बड़ा डेप्थ में एनालिसिस किया गया है। कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से तुरंत पीडीएफ डाउनलोड करिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। आर्टी, देखिए जैसे इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल से एआई एथिक्स, अब देखिए कोई GS1 GS2 GS3 का भी आपको नाम, GS4 तक मैं कवर कर रहा हूँ, आपका एथिक्स भी कवर कर रहा हूँ। वो भी आप कहते होंगे सर प्री पेपर में एथिक्स के क्वेश्चन कहाँ आते हैं? मैं कहूँगा आप बेवकूफी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको मिल जाएंगे एक से दो क्वेश्चन। पर इसमें आज के कोचिंग संस्थान या चीजें बताते ही नहीं है कि वहां से भी क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर, क्योंकि ये मिसमैच कर रहा है आपका सिलेबस GS4 का। बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ब्लैक बॉक्स है और हेलुसिनेशन की समस्याओं के संदर्भ, देखो इसका मैं बता चुका हूँ, ये नया है। बताइए कौन सा सही है? ब्लैक बॉक्स समस्या एआई मॉडल के भीतर निर्णय लेने की जो प्रोसेस की पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एआई हेलुसिनेशन केवल तब होता है जब इनपुट डेटा में वायरस या मेलवेयर मौजूद होता है। एक्सप्लेनेबल एआई का लक्ष्य ब्लैक बॉक्स समस्याओं को हल करना है। अब ये तीन कथन यूपीएससी ने आपके सामने रख दी, बताइए इसका आंसर। मैंने इस बार फिर उंगली छोड़ी आपकी, क्या करोगे? एग्जाम हॉल से लिख लोगे बड़ा हार्ड पेपर था, पता नहीं यूपीएससी कहाँ से पूछती है, मैंने तो पूरा एक साल तक करंट अफेयर पढ़ा था, मैंने तो हेलुसिनेशन भी पढ़ा था, पर यार ये क्या बना दिया, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या करें? अगर मैं कह रहा हूँ किसी ने नहीं पढ़ा पर हमारी तीन बातों को याद अभी भी रखा होगा किसी ने, वो भी इसका आंसर मैं सच बताऊं 50% चांस में सही दे जाएगा। दिखा, काटा। और ऐसे 5 से 6 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो डायरेक्ट आंसर है। पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, PIB इन्वायरमेंट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक के संबंध में मैं इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ ना इसके विषय में। इलेक्ट्रोलाइजर, वो आपको देखो अभी तो ग्रीन हाइड्रोजन है, एक व्हाइट हाइड्रोजन क्वेश्चन कराया हुआ है ना व्हाइट हाइड्रोजन पर, तो कई प्रकार के क्वेश्चन, और एक आपको
हाइड्रोजन सीएनजी पर क्वेश्चन करा चुका हूं। अब बताओ पूछोगे कहां से? हमारे स्टूडेंट सब कुछ कवर करके आएंगे। बताइए इसका आंसर। चलो ये भी थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ूं क्या, उंगली पकड़ के। चलो पढ़ता हूं, कैसे पढ़ना है गलती बताना। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने हेतु केवल, देखो अब मेरी क्लास जिसने बार बार देखी, अगर वो उसने कल की भी क्लास अच्छे से देखी है ना किसी ने, तो मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोलाइजर में किस ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, अगर उसने ध्यान से देखी होगी ना, वो भी इसका आंसर दे देगा। आपको पता है किसकी बताओ, आप बताओ। नवीकरणीय ऊर्जा जानते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका उपयोग होता है, ना कि परमाणु। ये कथन गलत हो गया ऐसे ही। तो अगर चीजों को बार बार देखो, बदलने का तरीका है सिर्फ। इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके पानी और को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित करता है। बताओ, भारत का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम, देखो ये याद रखना, 5 MMT, अरे ठाजो, ये बिल्कुल याद रखना है ना। 2 और 3 बिल्कुल सही है। अच्छा ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा है ना, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14। चलो, जो ओस्लो समझौते के ऐतिहासिक, उस पर हमें विचार करना है। ये IR न्यूज में था, इंटरनेशनल मिशन। बताओ इसका आंसर बताओ। यह इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के बीच हस्ताक्षरित समझौते का एक समूह था। देखो यहाँ पर चीजें चेंज की जा सकती हैं, इन्हें याद रखना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीन स्वायत्त शासन स्थापित करना। देखो यहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछा है, इस बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इस समझौते में शामिल एकमात्र मध्यस्थ देश था। ये ऑप्शन का बिल्कुल सत्य है। व्याख्या पढ़ना अच्छे से, है ना, क्यों गलत है। देखो L1, L2, L3, L4 लैग्रेंज बिंदु, गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करना, पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से डेप्थ में। बताओ इसका आंसर। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की ओर स्थित है। देखो सूर्य की ओर स्थित है। ठीक है, यहाँ स्थित उपग्रह को सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का निर्वात दृश्य प्राप्त होता है। इस बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक दूसरे को पूरी तरह समाप्त कर देता है, जिससे उपग्रह को स्थिर रहने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। अब बताओ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है डियर स्टूडेंट। बताइए इसका आंसर। बताता हूं, इसमें है केवल 2 सही। बताओ कौन सा है गलत। अगर बताने वाले बता ले गए तो बात तो समझ जाऊंगा मजा आ गया है, नहीं बता पाए तो गलती हो जाएगी। समझ गए ना, इसको याद रखा करो। चलो क्वेश्चन नंबर 16। कुछ चीजें आपके ऊपर इसलिए मुझे छोड़ना पड़ती। टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमी का ट्रेड पॉलिसी आपका सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसका है। बताइए इसका आंसर। मुक्त व्यापार समझौते में उपयोग होने वाले रूल्स ऑफ ओरिजिन के संदर्भ में बताइए क्या सही है। छोड़ू इसको भी, आपके ऊपर छोड़ू क्या। आज मैं सोचता हूँ ना कि आप लोग को एहसास हो जाए, मैं तो तुरंत आंसर दे देता हूँ। तो अरे इजी है, दो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। यह सुनिश्चित करता है कि टैरिफ प्राथमिकताओं का लाभ केवल उन देशों को मिले जो समझौते का हिस्सा है। इसके तहत उत्पत्ति का प्रमाण पत्र केवल निर्यातक देश की सरकार द्वारा ही जारी किया जा सकता है। वैल्यू एडिशन मानदंड के तहत उत्पाद के मूल का एक निश्चित प्रतिशत उसी देश से जोड़ा जाना अनिवार्य होता है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ ना, सबसे हार्ड क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। इसमें आप तुक्का लगा ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से तुक्का नहीं लगा सकते। उसका कारण बता रहा हूँ। अगर आप मान के चलो आपको नहीं आता, अगर आप 2 को गलत मान के चलते हो कि चलो यार मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 को गलत मानता हूँ,
चलो आपने 2 को गलत माना, इस वजह से आपने 2 क्वेश्चन का। अब आपके पास तब भी 50-50 है। अब बताओ, अब तो केवल तो इसमें भी है और 3 ऑप्शन केवल अकेला दे नहीं रखा है, क्या करोगे? यहां अनिवार्य दे रखा है। तो आपको बता दूं, पहली बात तीसरी बात बिल्कुल सच है, बी ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे ही याद ही कर लेना या अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो ऐसे क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो ना, मेरा क्वेश्चन बनाने का स्टाइल ही थोड़ा अलग है। देखा आपने क्वेश्चन? अभी मैं आपको छोड़ता हूं तो दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पीआईबी पॉलिटी से है, डीपीडीडी डीपी एक्ट, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नलिखित संस्थाओं और व्यक्तियों पर विचार करना है, बताना है सही सुमेलित। डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूसरी, महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी, सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताओ इसका आंसर। डेटा प्रिंसिपल वह व्यक्ति जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है। डेटा फिड्यूसरी वह इकाई जो डेटा प्रसंस्करण का उद्देश्य तय करती है। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी जिसे सरकार डेटा मात्रा और संवेदनशीलता के आधार पर अधिसूचित करती है। तीनों ही बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 अल नीनो मोडो की ये संदर्भ देखो, अब ये भी मैंने कई बार अच्छे डेप्थ में समझाया। बताओ इसका आंसर। समान अल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म होता है, जबकि मोडोकी में मध्य। ये शब्द मैंने कहा था कई बार, याद रखना। अल नीनो मोडोकी के दौरान भारतीय मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव समान अल नीनो की तुलना में हमेशा कम हानिकारक होते हैं। हमेशा हमेशा यह घटना वैश्विक वायुमंडल परिसर को प्रभावित करती। बताओ, ट्रिक मैंने आपको बता दी है, पढ़ के भी अच्छे से बता दिया है। इस बार बी ऑप्शन से 2 सही है। बताओ कौन से 2 सही है? बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते, देखो क्यों है गलत। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी उंगली छोड़ना भी सही रहता है। ग्लोबल मीथेन प्लेज के संदर्भ में हमें बताना है। बताइए इसका आंसर। इसको भी छोड़ता हूँ क्या आपके ऊपर? आज मैं काफी क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि आप लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो। इसका लक्ष्य 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 2020 के स्तर से कम 30%। तो मैंने सेम ऐसा बता रखा है, यहाँ पर 90% कर सकता है जो आप गलती कर जाओगे। भारत इस पहल का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है क्योंकि मीथेन नो नो, इस पे तो कितनी बहस चल रही है भारत की, क्योंकि भारत मीथेन पशु मतलब खेती है, पशु है, धान की खेती और पशुधन मीथेन उत्सर्जन, देखो यही सब है। 1 और 3 पकड़ने वाला तुरंत पकड़ के आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, बताइए इसका आंसर। पीआईबी साइंस डिफेंस अस्त्र मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में हमें बताना है। बताइए इसका आंसर। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। इसे केवल रूसी मूल के सुखोई 300 से दागा जा सकता है। इसमें बताओ, बहुत आसान तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। देखो कोई डिफिकल्टी नहीं है, बताओ दे सकते हो कि नहीं? आराम से दे सकते हो, बस थोड़ा सा अच्छे से चीजों को देख लो अगर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद क्लास आपकी ओवर। इंडियन एक्सप्रेस हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया के संदर्भ में हमें बताना है। बताइए इसका आंसर। सही उत्तर है। यह नृत्य शैली असम के वैष्णव मठों सत्रों में विकसित हुई थी। इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। इसमें ओजापाली और देवदासी नृत्य नहीं शामिल नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। देखिए क्यों है। अब चलिए, मैंने तो आपके लिए कर दी मेहनत, इसकी पीडीएफ कर लीजिएगा डाउनलोड, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों से भी कराइए, जल्दी ग्रोथ कराइए। तो चलिए और भी स्टार्ट की जाए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप लाखों की फीस देके पढ़ते हो, यहाँ फ्री में सब कुछ स्मार्ट अप्रोच से मिलेगा, है ना। और बताइएगा आपकी क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि हाँ यार आप लोगों ने पूरी क्लास देखी। जो कमेंट नहीं करता मैं समझ जाता हूँ कि पूरी क्लास नहीं, आधी अधूरी देख के जैसे पढ़ना नहीं है, बस निकलते हैं, है ना। चलिए धन्यवाद।